हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। तो आज हम वापस आ चुके हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के एपिसोड 4 के साथ। एपिसोड की एक फ्लैशबैक से शुरुआत होती है। छोटी सी सीक्यू जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, कैमरा के सामने चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन्स और एक्सपेक्टेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। लोग उसे एक ऐसी एक्ट्रेस से कंपेयर करते हैं जो जल्द ही गायब हो गई थी, और ये बात उसके माँ को अंदर से तोड़ देती है। जब वो अपनी मम्मी को रोते हुए देखती है घर पे, तभी उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने अपनी बेटी हाना को खो दिया था और सीक्यू को उसकी जगह लाया गया था। इतनी कम एज में भी सक्सेस और फेम मिलने के बावजूद भी उसे अपने ही घर में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। वो सुनती है कि हाना के बराबर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन से सीक्यू ने अपने सपने साइड में रख दिए। उसने वो हर कोशिश की जिससे उसकी मम्मी उसको एक्सेप्ट कर सके। डांस और एक्टिंग की जगह उसने सेलो उठाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हाना की कमी पूरी कर सके, बल्कि जब वो सेलो बजाती थी उसकी माँ के चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी वापस आ जाती थी। सीक्यू को लगता था कि अगर उसकी वजह से घर फिर से जी रहा है तो उसके अपने सपने मायने नहीं रखती। इस छोटी सी बच्ची में लाइमलाइट को चुनने से ज़्यादा अपनेपन को चुनने की एहसास थी, और सिर्फ चुनना नहीं, वो अपनापन और अटेंशन क्रेव कर रही थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। हमने जब पहली बार सीक्यू को देखा होता है तो वो बहुत ही रिच थी और अच्छे परिवार में बिलोंग करती थी। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वही हमें उस बच्चे के चेहरे में, उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि अपनेपन की कमी क्या होती है। हम देखते हैं जब से वो सेलो बजा रही है, वो बहुत ही फेमस हो चुकी है और बहुत ही लोग उसे और सराह रहे हैं। वक्त के साथ उसकी मम्मी भी उससे बहुत खुश है। वही 1995 में योनग्योल सीक्यू को देखते ही पहचान लेता है। उसका अजीब तरीके से बात करना सीक्यू को कंफ्यूज कर देता है। जब वो उसे बैंड के बारे में बात करता है, सीक्यू इरिटेट हो जाती है। वो उसका एक डायलॉग बोलती है, हर लड़के को ये क्यों लगता है कि लड़कियां बैंड के नाम से फैसिनेट हो जाती है। ये कहकर वो उसे टाल देती है, लेकिन यही लाइन योनग्योल को फ्यूचर वाली सीक्यू की याद दिला देती है। वो अनजाने में फ्यूचर की बातें छेड़ देता है, जिससे सीक्यू और भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब योनग्योल उसके फादर का जिक्र करता है और कहता है कि उसने इसे गिटार सिखाया है, सीक्यू का चेहरा ही बदल जाता है। वो बार बार कहती है कि उसके फादर एक सिंपल टीचर है, म्यूजिशियन नहीं, जैसे वो किसी सच को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हो। वही दूसरी तरफ स्पोर्ट्स रूम में ये चैन अपना दिल चुंगा के सामने खोल रहा है, बिना जाने कि वो सुन नहीं सकती। वो मजाक कर रहा है, वो बात भी कर रहा है कि हाँ, मैंने ही सीक्यू को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। वो अपना हाल बता रहा है और चुंगा से कह रहा है कि तुम कुछ तो कहो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैं अकेले बात कर रहा हूँ। कुछ देर में वो चुंगा के माथे पर खून देखता है। उसको मारा है या उसकी कोई स्टोरी है जो इसे पता नहीं है। वो अपने टाई से उसका वुंड साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन चुंगा को वो टाई देखते ही ट्रॉमा याद आता है। शायद उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था, इसीलिए वो टाई को देखकर और ट्रिगर हो जाती है। वो यीचेन को काट लेती है और जैसे ही वो उसे काट लेती है, यीचेन जोर से चिल्लाता है। पता चल जाता है कि वो स्पोर्ट्स रूम में है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन यीचेन डोर रोककर खड़ा है। तभी बुलीज टीचर को स्पोर्ट्स रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और डर जाते हैं। हमें समझ जाता है कि यही बुलीज ने चुंगा को मारकर अंदर रखा है। यीचेन चुंगा को समझाता है कि हम दोनों का यहाँ होना, और वो भी तुम्हारे ऐसे पिटे हुए हालत में होने से, हम दोनों को मुश्किल में डाल सकता है।
फिर हम देखते हैं वो स्पेयर डोर से बाहर निकल के हाथ पकड़कर चुंगा को लेके जा रहा है। उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो चुंगा से नाम पूछता है लेकिन वो उसे बता नहीं पाती। वो कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़े वो उसे बुला सकती है। उसे पता चलता है कि उसे सही ट्रीट नहीं किया जाता और बहुत बार उसे मदद की भी जरूरत पड़ती होगी। दूसरी तरफ सीक्यू फुल्ली कंफ्यूज है और क्योंकि ये सब यॉनग्योल को पता नहीं है वो उसकी बातें समझ नहीं पा रहा। इसी बीच उसके दिमाग में एक पुरानी याद दोबारा आती है। एक परफॉर्मेंस के बाद ड्रेसिंग रूम के बाहर रखे हुए फूल। किसी ने चुपचाप उसके लिए फूल भेजे थे। वो जानती थी कौन था। वो उनका पीछा करती है। उसका रियल फादर, जिसने उसे और उसकी माँ को कब का छोड़ दिया था। वो सामने कभी नहीं आया लेकिन दूर से देखना नहीं छोड़ा। उस दिन सीक्यू ने उसे बताया कि वो उसकी जिंदगी में वापस ना आए। फादर की कमी, छोड़ दिया जाना और फूलों के जरिए अपने प्रेजेंस दिखाना, ये सब उसके अंदर दबा हुआ था। इसीलिए यॉनग्योल के वर्ड्स उसके लिए काफी अजीब नहीं, ट्रिगरिंग हो जाते हैं। आंखों में पानी आ जाता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। इसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के चलते जब वहाँ यीचेन आता है और वो यॉनग्योल को पहचान जाता है तब वो दोनों पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आगे से मुझसे कभी मत मिलना। वो ये कहते ही वहां से निकल जाती है और यीचेन यॉनग्योल पर बहुत जोरों से भड़कता है क्योंकि उसने उसके पहले प्यार को रुलाया है। सीक्यू अब बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब है और इसी वजह से सेलो प्रैक्टिस के दौरान भी उसका हाथ कट जाता है, जैसे अंदर के दर्द बाहर आ रहे हैं। घर जाकर जब यूएसए में शिफ्ट होने की बात आती है उसके शब्दों में साफ लगता है कि वो जगह से नहीं, यादों से भागना चाहती है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि डोर पर उसके लिए कोई वेट कर रहा है। तभी वो बाहर जाती है और वहाँ यीचेन को पाकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। यीचेन उसे कहता है कि मैं बस ये कहने आया हूँ कि मैं अपना बैंड वाला प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा और तब तक मैं तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिखाऊं, इसका पूरा ध्यान रखूँगा। मैं बस इतना ही बोलने आया हूँ। तभी सीक्यू उसे नोटिस करवाती है कि यॉनग्योल अभी भी छुपके उनकी बातें सुन रहा है और जैसे ही सीक्यू से बात पूरी हो जाती है वो जाकर यॉनग्योल को पकड़ लेता है। कहता है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। यॉनग्योल उसे बताता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तो उसके बारे में जितना जल्दी बोलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो सार्केज्म में पूछता है कि क्या तुम फ्यूचर से आए हो क्या। यॉनग्योल बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि यही उसकी आयरनी है और इसी के वजह से यीचेन उससे दूर भागता है लेकिन यॉनग्योल उसका पीछा ही कर रहा है। यीचेन पूरी कोशिश कर रहा है उसे पीछे छोड़ने की। यॉनग्योल उसका पीछा कर रहा है। वो भटकते हुए स्नेल गेस्ट हाउस पहुंचता है। उसका बोर्ड देखते ही वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये वही जगह है जिसकी उसके पिताजी ने डिस्क्रिप्शन दी थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो यहाँ आएगा भी। वहाँ वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर और अपने फादर यीचेन को अलग ही नजरिए से देखता है। यीचेन जिसके मार्क्स बहुत कम आए हैं और ग्रेट ग्रैंड मदर उन्हें चिल्ला रही है। मार्कशीट देखकर उसे हैरानी होती है कि उसके पापा पढ़ाई में इतने कमजोर थे। बचने के लिए यीचेन उसे अपना ट्यूटर बता देता है और क्योंकि यीचेन को वो पहचानती है, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि हम एक टेस्ट करेंगे और यॉनग्योल इंटरेस्टिंगली सब सॉल्व कर देता है। उसको दिए गए 25 मिनट में वो 10 मिनट पहले ही सारे सॉल्व करके वापस दे देता है और वो एकदम सही भी होते हैं। वह ट्यूटर मिलने की खुशी में ग्रैंड मदर एक पार्टी रखती है। रात को एक बहुत ही शांत इमोशनल विजुअल दिखाई देता है। यॉनग्योल ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके फादर और उसके ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करेगा। यॉनग्योल रात को उन्हें हंसते, गाते, जीते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
क्योंकि उसने फ्यूचर में अपने पापा को कभी इतना खुश नहीं देखा। उसे याद आता है कि जब तक वो बोलना शुरू नहीं किया था तब तक ग्रैंडमा जिंदा थी। उन्होंने हर बार टेस्ट किया था कि क्या वो सुन सकता है, बोल सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, जैसे उन्होंने इसका बहुत ही ध्यान रखा हो। उसे एक बार के लिए उसके ग्रैंडमा के साथ की पूरी स्टोरी याद आ जाती है। उसके बर्थ टाइम से लेके ग्रैंडमा के फ्यूनरल तक सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके पापा भी बोल नहीं सकते। ये सब कैसे हुआ होगा? ग्रेट ग्रैंडमा को ये सुनते ही कितना बुरा लगा होगा। उसके सामने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दिमाग में सब घूम रहा है। वही सोजू के बाद योंगयोल सो जाता है। यी चैन उसे संभाल कर सुला देता है। कैमरा धीरे से दोनों पर रुकता है। योंगयोल सोते वक्त हाथ सर के पास मोड़कर साइड मुंह कर सोता है। थोड़ी देर बाद यी चैन भी उसके पास सोया होता है, बिल्कुल उसी पोस्चर में। सेम हाथों का पोजीशन, सेम नींद का अंदाज, जैसे बिना जाने खून का रिश्ता अपनी पहचान दिखा रहा। ये बहुत सटली ये सीन में दिखाया गया है। योंगयोल के साथ अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। एक बार उसने अपने फादर से पूछा था कि आपको ये चोट कैसे लगी। उसके फादर उसे रिप्लाई देते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत ही खतरनाक था। उन्हें उस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, पर उसी के वजह से ये चोट है। वही दूसरी तरफ सीक्यू प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलती है। क्योंकि वो प्रिंसिपल के साथ अंदर थी, चुंगा उसे पूछती है कि क्या वो कोई मुश्किल में तो नहीं, लेकिन सीक्यू उसे बताती है कि नहीं, क्योंकि वो शिफ्ट होने वाली है। वो उनसे बात कर रही थी और वो ये भी बताती है कि ये राज किसी को ना बताए, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। बोलती है कि जो कॉन्सर्ट की टिकट मैंने तुम्हें दी थी, मुझे उम्मीद है तुम उसमें आओगी। यह हमारा लास्ट मिलना होगा। यहाँ चुंगा भी थोड़ी ओवरवेल्म होती हुई दिखाई दे रही है। वही दूसरी तरफ योंगयोल अभी उठता है और उसे यी चैन का फोन आता है कि उसके स्कूल में आए और 2 वाटरमेलन पॉप्सिकल लेके आए। वो उसका सामान लेके स्कूल में पहुंचता है। एक स्टूडेंट से पूछता है कि 11th ग्रेड का क्लास कहाँ है। तभी रास्ते में उसे बैंड का रूम दिखाई देता है जो कि बंद किया गया है। वो उसमें अंदर जाता है और गिटार दिखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो उसे बजाने लगता है। दूसरी तरफ माजो और यी चैन की बातें चल रही होती है। गिटार के आवाज सुनते ही वो बैंड के रूम में चले जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि उनका एक बैंड का दोस्त वो वाटरमेलन पॉप्सिकल खा रहा है। वो उसे पूछते हैं कि जो ये गिटार बजा रहा था वो कहाँ गया। दोस्त कहता है कि वो तो निकल गया, वो दिखने में काफी अच्छा था। यी चैन तुरंत ही बैंड वापस चालू होने की उम्मीद में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में ही योंगयोल उसे मिल जाता है। ट्यूटर होने की वजह से वो उसे समझाता है कि उसे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए और वो उसे क्लास में लेके जाता है और बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। वही दूसरी तरफ चुंगा को यी चैन की याद आते हुए दिखाई दे रही है। उसे ये लग रहा है कि जब सीक्यू जाएगी तो यी चैन को कैसा लगेगा। उसे पता है वो उसका पहला प्यार है। वो काफी कंसर्न दिखाई दे रही है। यी चैन और योंगयोल अभी साथ में हैं। यी चैन अपने पार्ट टाइम जॉब में जा रहा है। जॉब के ओनर उसे बताते हैं कि उसके नाम से कोई तो पार्सल आया है। वो जब वो लेटर खोलता है उसे पता चलता है कि वो सीक्यू ने लिखा है। उसने उसे कॉन्सर्ट के लिए बुलाया है। ये पढ़ते ही वो निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि योंगयोल उसका काम कवर कर देगा। योंगयोल वहाँ फंस जाता है। वो चाहता है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन क्योंकि वो काम में फंस गया है वो उसे रोक नहीं पाता। लेकिन ये उल्टा पड़ जाता है। जब यी चैन वहाँ पहुँचता है तब तक कॉन्सर्ट खत्म हुआ रहता है और सीक्यू उसे देखते ही गुस्सा हो जाती। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हें दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तो तुम यहाँ कैसे आ गई। वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। लेकिन सीक्यू बहुत ही गुस्से में है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो उसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और जिसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आया। यहाँ हमें समझता है शायद चुंगा ने सीक्यू बन के उसे लेटर लिखा था ताकि वो वहाँ पहुँच पाए।
उतने में उसकी दोस्त उसे बोलती है कि बैंड का क्या हुआ, तुम तो बैंड बनाने वाले थे ना। तभी सीक्यू कहती है तुम बना ही नहीं सकते, मुझे तो पता है। तभी हम देखते हैं योनग्योल पीछे से आता है। वो उसका परिचय देता है कि वो उसके बैंड का गिटारिस्ट है। तभी उन्हें परफॉर्मेंस देने पर मजबूर किया जाता है। कॉन्सर्ट की रात यी चैन और योनग्योल साथ में स्टेज पर म्यूजिक बनाते हैं। एक पल के लिए बाप बेटा साथ खड़े होते हैं। एक गाता है, एक गिटार बजाता है। ये पल योनग्योल के लिए बहुत गहरा है। सीक्यू तो फिर भी चली ही जाती, लेकिन योनग्योल ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो अपने ही फादर के साथ कभी कोई म्यूजिक परफॉर्म करेगा। वापस आते वक्त यी चैन अपने सपने शेयर करता है, सिर्फ सीक्यू के बारे में नहीं, प्यार के बारे में नहीं, जिम्मेदारी के बारे में। वो कहता है कि ये मेरे लास्ट डेज है, इसलिए मैं इसमें जितना ट्विंकल कर सकूं उतना करना चाहता हूँ। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं आपसे पैसे कमाऊंगा, मम्मी का रेस्टोरेंट वापस लाऊंगा। हमें उनके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि उसके फादर ने रेस्टोरेंट छीन लिया हुआ होता है, जो उसे कुछ भी जिद करके काम करके उसके मम्मी के लिए वापस लाना है। हम देखते हैं यहाँ यी चैन का कैरेक्टर भी बहुत डीप है, जो अपने यूथ के आखिरी दिनों में एंजॉय करना चाहता है। इसके लिए उसने बैंड भी स्टार्ट किया था कि जितना शाइन हो सके उसे इतने ही सालों में होना है। उसके बाद वो फुल टू वर्क मोड में चला जाने वाला है और उसका वो माइंडसेट पहले ही हो चुका है, जैसे वो अपनी जिम्मेदारी मान चुका हो और अपना भी रहा हो। तभी एक गाड़ी तेज आती है। एक छोटा बच्चा रोड पर होता है। यी चैन बिना सोचे दौड़ पड़ता है। इसी पल योनग्योल को बचपन की वो बात याद आती। पापा ने बताया था कि 11th ग्रेड में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो यी चैन को बचा लेता है। वो यी चैन के शरीर पर कोई पुराना निशान ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है वो एक्सीडेंट अभी हुआ नहीं और शायद आगे होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। योनग्योल को अचानक समझ आता है कि वो सिर्फ पास्ट में नहीं घूम रहा, वो उस पल के बिल्कुल पास खड़ा है जहां उसके पापा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। उसे याद आता है फ्यूचर में वो एक्सीडेंट होने वाला है जिसके बाद यी चैन अपनी सुन्नी की ताकत खो सकता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद वो इसी इंसिडेंट का गवाह बनने वाला है। यही सस्पेंस खड़ा होता है। क्या वो इस एक्सीडेंट को रोक पाएगा या वक्त अपनी मर्जी से ही चलेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। अगर उसने कुछ बदल दिया तो क्या उसका पूरा फ्यूचर, उसका परिवार, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी बदल जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।